बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उज़मा इशफाक, सुपीरियर कॉलेज की तरफ से वेलकम आईकम पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है आईकम पार्ट 1 के अब आप पार्ट 2 में प्रमोट हो चुके हैं। पार्ट 1 में आप जो है कॉमर्स पढ़ते थे, लेकिन आईकम पार्ट 2 में अब आप बैंकिंग पढ़ेंगे। इसके सिलेबस जो है वो कोर्स आउटलाइन के बारे में पहले आपको बताएंगे। बैंकिंग के जो MCQs हैं ये 15 मार्क्स के आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके 3 हिस्सों में ये डिवाइड होता है। पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। इस तरह 12 जो है मार्क्स इसके। पार्ट 2 में जो है 6 और 2 मार्क्स के और इस तरह 12, इस तरह तीनों हिस्सों में से आप 12 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और 36 मार्क्स। जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपने 3 जो है अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होगा, इस तरह 24 मार्क्स। इस तरह आप जो है 15, 36, 24 टोटल 75 मार्क्स का जो है ना पेपर अटैम्प्ट करेंगे। टाइम जो है इसके बारे में आपको बताना था कि आपको जो टाइम है इसके लिए 2.5 घंटे का टाइम होगा पेपर के लिए, जिसमें से आपने 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे MCQs के लिए, जिसमें आप जो है बबल शीट कंप्लीट करके तो रिटर्न करेंगे। बाकी आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें से 1 घंटा और 10 मिनट में आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और फिर इसके बाद जो आपके पास 1 घंटा बचेगा तो उसमें आपने जो है लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह ये टाइम को आपने डिवाइड करना है। इसके बाद आपको ये बताएंगे कि बैंकिंग के जो है ना कोर्स के बारे में सारा थ्योरेटिकल है। बुक जो है आपकी असूल बैंकारी, इसके राइटर का जो नाम है वो है कादी शहजाद एहतिशाम। आपके जो चैप्टर हैं इस के 15 चैप्टर्स होंगे और जिनमें से जो सबसे पहले जो चैप्टर है इसमें बैंक का आगाज़ और इर्तिका के बारे में बताया जाएगा। बैंक का आगाज़ और इर्तिका यानी इस चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है कि बैंक का आगाज़ किस तरीके से हुआ था और इसका तारीख़ी पस मंज़र, बैंक जो लफ्ज़ है ये किस तरीके से इसका आगाज़ हुआ था, बैंक की तारीफ़ और बैंक का क़याम, बैंक की इक़साम, अच्छे निज़ाम बैंकारी की खसूसियात। इसके अलावा बैंककारी के लिए किन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, इसका क़याम किस तरीके से होता है, ये सारे का सारा जो है इस चैप्टर में बताया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है तिजारती बैंक। इसमें ये बताया जाएगा कि तिजारती बैंक की तारीफ़ और फ़राइज़, तिजारती बैंकों का माशी तरक्की में क्या क्या किरदार होता है, तिजारती बैंक का इंतज़ामी ढांचा क्या होता है और तिजारती बैंक जो है वो अपनी बैलेंस शीट जो है वो किस तरीके से तैयार करते हैं और तिजारती बैंक के ज़र एतबार की तहलीक का अमल, यानी ये तिजारती बैंक जो पैसे का लेन देन कर रहे होते हैं तो ये किस तरीके से कर रहे होते हैं, ये सारे का सारा जो है हम इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है ई बैंकिंग जो है ये जो बैंकारी का निज़ाम है इसकी एक जदीद शक्ल है और ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जदीद बैंकारी की एक सहूलत है जिसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए तमाम बैंक अपने खातादारों गाहकों को मुहैया करते हैं। ई बैंकिंग से मुराद बैंक या अपने गाहकों को इलेक्ट्रॉनिक मौसलात तरसील के ज़रिए बैंकारी की मसनूआत और खिदमात की फरहमी है। इसमें आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM मशीन, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल फ़ोन और फ़ोन बैंकिंग के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मरकज़ी बैंक का चैप्टर। इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि मरकज़ी बैंक से क्या मुराद है, इसका तारीफ़ और मरकज़ी बैंक की तारीफ़, मरकज़ी बैंक की अफादियत, ज़री पॉलिसी। मरकज़ी बैंक पूरे मुल्क का बैंक यानी हुकूमत का बैंक होता है। हुकूमत को जो है मईशत को चलाने के लिए मशवरे देता है। इसके अलावा मरकज़ी बैंक नोट जारी करता है। मुल्क के अंदर जितने बैंकारी निज़ाम है, जितने तिजारती बैंक हैं उनको कंट्रोल करता है मरकज़ी बैंक। ज़री पॉलिसी बनाता है और ज़री पॉलिसी से मुराद है मुल्क के अंदर ज़र की मिक़दार को कंट्रोल करने के लिए जो वो तरीके अख्तियार करता है उसको ज़री पॉलिसी कहते हैं। इसके अलावा मरकज़ी बैंक हिसाब घर की
हिसाब कर की तारीफ है। मरकज़ी बैंक और तजारती बैंकों के दरमियान में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो चैप्टर है वो आ जाता है फ़हरिस्ती और गैर फ़हरिस्ती बैंक। स्टूडेंट्स, फ़हरिस्ती बैंक वो बैंक होते हैं जो अपने पास महफूज अमानतों का एक ख़ास परसेंट जो है मरकज़ी बैंक के पास जमा करवाते हैं, इस तरह वो बन जाते हैं फ़हरिस्ती बैंक। और जो बैंक अपने महफूज अमानतों का एक ख़ास परसेंट जो है मरकज़ी बैंक के पास जमा नहीं करवाते तो फिर वो गैर फ़हरिस्ती बैंक होते हैं। तो इसमें हम ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ़हरिस्ती बैंक और गैर फ़हरिस्ती बैंक में क्या फ़र्क होता है और फ़हरिस्ती बैंक होने से बैंकों को क्या फ़ायदे होते हैं, गैर फ़हरिस्ती बैंक जो है वो किस तरह फ़हरिस्ती बैंक जो है वो बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बैंक के हिसाबात। इसमें हम देखेंगे कि खाता क्या होता है, यानी अकाउंट क्या होता है और खाता खुलवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी लोग जाके बैंक में अकाउंट क्यों खुलवाते हैं, खाता क्यों खुलवाते हैं, और इसके अलावा बैंक में खाता खुलवाने का तरीक़ाकार क्या है, यानी कि वो कौन सी जो है डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं किस तरीके से। इसके अलावा जब खाता खुलवाया जाता है तो बैंक की तरफ से फराहम की जाने वाली दस्तावेज़ात कौन कौन सी होती हैं, खाता खोलते वक्त बैंक जो है वो कौन सी एहतियातें करता है और खातों की जो है वो कौन कौन सी इकसाम है, और फिर इन खातों का आपस में जो मुआवजा है वो किया जाता है, इस चैप्टर में किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक के हिसाबदार और बैंक और गाहक की तारीफ, गाहक की इकसाम और खसूसियात, बैंकार और गाहक के ताल्लुकात, गाहक और बैंकार के हकूक़ व फ़राइज़। यानी इसमें इस चैप्टर में स्टूडेंट्स जब बैंक में जाते हैं तो आप बैंक से मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमात ले रहे होते हैं। कभी आप अपने पैसे जमा करवा रहे होते हैं, कभी निकलवा रहे होते हैं, कभी अपने जेवर जो है लॉकर्स में और अपनी ज़रूरी कागजात दस्तावेज़ात वगैरह बैंक में रखवाते हैं। तो उस लिहाज से फिर बैंक का आपके साथ जो रिलेशन है वो चेंज होता जा रहा है। तो बैंक और गाहक के ताल्लुकात किस किस्म के होते हैं, कभी वो कर्ज हुआ होता है और कभी वो मकरूज़ होता है। तो इस लिहाज से उसके दीगर जो ताल्लुकात हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा गाहकों के हकूक़ व फ़राइज़ हम पढ़ेंगे कि गाहकों के बैंक के साथ क्या हकूक़ और क्या फ़राइज़ हैं और बैंक के जो है गाहक के साथ क्या हकूक़ और फ़राइज़ हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है तहवील पजीर आलात एतबार। स्टूडेंट्स, आलात एतबार क्या होते हैं? वैसे तो रुपया पैसा आप लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से, लेकिन बाज़ चीज़ें आप रुपये पैसे के अलावा भी इस्तेमाल करते हैं। आलात एतबार या एतबारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जिसे आप एतबार की बना पर कबूल करते हैं, उसके पीछे हुकूमत की गारंटी नहीं होती, जैसे चेक, ड्राफ्ट और हुंडिया वगैरह। कामर्स में ये आपको डिटेल में बताया था। तो ये जो चैप्टर है इसमें आलात एतबार में से जो बैंक फंड्स स्किप हो गया पीछे से एक चैप्टर, बैक में जाएगा। हाँ, बैंक के फंड्स और इस्तेमाल। बैंक के फंड्स से मुराद कि बैंक के पास जो पैसा होता है वो किन किन ज़राए से हासिल होता है और बैंक जो है वो पैसा कहाँ से हासिल करता है, कर्ज़े जारी करता है, बराह रास्त सरमायाकारी करता है, हिस्सा तमस्कात खरीदता है। तो यानी कि बैंक पैसा किन ज़राए से हासिल करता है और आगे से उन्हें इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से करता है। उसके बैंक अपना सरमाया होता है, जमा शुदा मानते होते हैं, दूसरे मालियाती इदारों से कर्ज़ा हासिल करता है और बैंक फंड्स इस्तेमाल कहाँ करता है, कर्ज़े जारी करता है। तो फिर किस किस्म के कर्ज़े जारी करता है, कर्ज़े जारी करने के लिए उसके असूल क्या हैं, कर्ज़ जारी करने के लिए उसे क्या एहतियातें करनी पड़ती हैं। कफ़ालत, यानी कि बैंक जो कर्ज़े जारी करता है तो फिर उनके पीछे कफ़ालत जो है वो रखता है, सिक्योरिटी रखता है। सिक्योरिटी की कौन कौन सी इकसाम है, किस किस सूरतों में वो सिक्योरिटी जो है वो रखी जाती है, इस बारे में ये पूरा डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है
ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ جو ہے وہ ہے آلات اعتبار کے بارے میں، یعنی ایسا اعتباری اظہار جسے آپ اعتبار کی بنا پر قبول کرتے ہیں، اس کے پیچھے حکومت کی گارنٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس میں پورے کا پورا جو ہے آلات اعتبار میں سے چیک کی پوری ڈیٹیل ہوگی، چیک کا تاریخی پس منظر، چیک کے فریق اور اندراجات، چیک کی خصوصیات، چیک کی اقسام، چیک کے مختلف اقسام میں فرق، چیک کے مسترد ہونے کی وجوہات، یعنی وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر چیک جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں یعنی چیک کے بارے میں پوری کی پوری جو ہے وہ ڈیٹیل، چیک کی خصوصیات کے بارے میں۔ نیکسٹ جو ہے جو چیپٹر آپ پڑھیں گے وہ جو ہے وہ بھی تحویل پذیر آلات اعتبار نمبر 2 ہے، یعنی اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آلات اعتبار میں چیک، ڈرافٹ اور ہنڈیاں وغیرہ، لیکن یہاں پر چیپٹر نیکسٹ جو ہے اس میں اب آپ پوری جو ہے وہ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ ہنڈی کیا ہوتی ہے۔ ہنڈی کی ڈیٹیل بھی آپ کو جو ہے تھوڑے بہت جو ہے نا کامرس میں سمجھایا تھا۔ ہنڈی کی تعریف، ہنڈی کی خصوصیات، ہنڈی کی اقسام، ہنڈی کے فوائد، تحریری وعدہ، تحریری وعدے کی اقسام، بینک ڈرافٹ اس میں ہم پڑھیں گے، بینک ڈرافٹ کی خصوصیات، چیک اور ہنڈی میں کیا فرق ہے، چیک اور تحریری وعدہ، چیک اور بینک ڈرافٹ، ہنڈی اور تحریری وعدہ، ہنڈی اور بینک ڈرافٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیپٹر آپ کے پاس آ جائے گا اس میں ہم غیر تحویل پذیر آلات اعتبار کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں بینک کے اعتباری خطوط، تجارتی اعتباری خطوط، تعریف آ جائے گی تجارتی اعتباری خطوط کی، کھولنے کا طریقہ، اس کی اقسام، اس کے فوائد، اس کے علاوہ منی آرڈر، پوسٹر آرڈر، اسٹاک سرٹیفکیٹ وغیرہ یہ کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس جو چیپٹر ہے نیکسٹ ہے مبادلہ خارجہ۔ مبادلہ خارجہ جو ہے اس کے بارے میں ہم موجودہ دور میں بین الاقوامی تجارت تمام ممالک کی ضرورت بن گئی ہے، لیکن ہر ملک کی کرنسی دوسرے ملک سے مختلف ہونے کی وجہ سے بین الاقوامی ادائیگی اور وصولیوں میں شرح مبادلہ کے تعین اور طریقہ کار جیسے مسائل درپیش آتے ہیں۔ ہر ملک کے تاجر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ادائیگی اس کی اپنے ملک کی کرنسی میں کی جائے۔ اس طرح ادائیگی کرنے والے تاجر کے ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی میں تبدیل کرنا، اس کی شرح کا تعین کرنا اور ادائیگیوں کے لیے مناسب طریقہ کار کا تعین کرنا ہی مبادلہ خارجہ کا منفذ مضمون ہے، یعنی ایک ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ زر مبادلہ کی اہمیت، جو دوسرے ملک کی کرنسیاں ہیں، غیر ملکی ادائیگی کے طریقہ کار، زر مبادلہ، غیر ملکی کرنسی کا بازار، شرح مبادلہ کا تعین کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ ہے بازار زر۔ بازار زر کا مفہوم عام بازار کے مفہوم سے مختلف ہوتا ہے۔ بازار زر سے مراد کوئی ایک جگہ یا ادارہ نہیں ہے جہاں زر کا لین دین ہوتا ہے، بلکہ یہ ان تمام بازاروں کا نیٹ ورک ہے جہاں پر معاشی نقطہ نگاہ سے ایک جیسی خصوصیات اور فرائض رکھنے والے آلات کا لین دین ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم بازار زر کے جو ادارے ہیں، مرکزی بینک ہے، تجارتی بینک ہے، قبولیت گار ہے اور خصوصی مالیاتی ادارے ہیں، ان کی ڈیٹیل وغیرہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ پاکستان کا جو نظام بینکاری ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ ہے پاکستان کا نظام بینکاری۔ پاکستان کا تجارتی بینکوں کا پاکستان کی معاشی ترقی میں کردار۔ پاکستان کا نظام بینکاری، اس سے پہلے جو پیچھے ہم چیپٹر پڑھ چکے ہیں وہ ہم بینکاری نظام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے تجارتی بینکوں کے بارے میں پڑھا اور ہم نے مرکزی بینک کے بارے میں بھی پڑھا۔ یہاں ہم پاکستان کا نظام بینکاری ڈسکس کریں گے، جس میں پاکستان کے جو بینکوں کو کمیایا جانا ہے، پاکستان بینکوں کی نجی کاری ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نیشنل بینک آف پاکستان، زرعی ترقیاتی بینک، صنعتی ترقیاتی بینک جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں جو بینک ہیں وہ قومی تحویل میں جب لیے گئے تو اس کی کیا وجوہات تھی، اور اس کے بعد انہیں جو ہے دوبارہ ڈی نیشنلائز کیا گیا تو اس کی کیا وجوہات تھی۔ سب سے جو لاسٹ میں ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے اسلامی بینکاری ہے، چونکہ ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اسلام میں سود جو ہے وہ حرام ہے۔ تو پاکستان میں بینکاری نظام کو سود سے پاک کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں، کب کیے گئے ہیں، کب سے شروع کیے گئے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے،
یہ ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس، اس کے علاوہ آپ سے کہنا تھا کہ چونکہ حالات جو ہے وہ بدل چکے ہیں، اب آپ کو آن لائن اسٹڈی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کالج میں پوری توجہ کے ساتھ اسٹڈی کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ ریگولر بھی ہوں گے اور رسپانسبلٹی کے ساتھ پوری طریقے سے اسٹڈی کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے اسٹوڈنٹس کی طرح جو ہے اپنی اسٹڈی کو